कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी। ठीक। अच्छा, पिछली वाली क्लास में आप थी और सिर्फ आई थिंक मैंने ये बताया था, मतलब सर नहीं, मैं अटेंड नहीं कर पाई सर लास्ट सर क्लास। थोड़ा सा तेज बोलिए प्लीज, आवाज कम आ रही है। सर एक बार प्लीज दोबारा बता दीजिए, मैंने लास्ट क्लास मिस कर दी थी। हाँ जी ठीक है। अब क्लियर वाइज आ रही है सबको? यस सर। ओके, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपका 124 से स्टार्ट होता है। ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आपको 124 हो गया, गारंटी आपका हो गया 126, बेलमेंट एंड प्लेज आपका 148 एंड 172। ठीक। एजेंसी मतलब ये तो इसके सबसे कोर सेक्शन है, वो तो आपको देखना ही है। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में आपका 185 हो गया, जो सबसे कोर सेक्शन है। प्लस इसमें एजेंट का कॉन्सेप्ट दिया होगा, सब एजेंट का, एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी आपका आई थिंक 201 में होगा। वो वाले सेक्शंस देखने हैं। ओके। सर बेलमेंट में 148 से लेके अराउंड 171 तक चलता है, तो नहीं करना है नहीं सारा। नहीं एक्चुअली जो बेलमेंट जैसे आपने बता दिया कि व्हाट इज बेलमेंट, ठीक है। फिर फर्दर आता है ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेलर एंड बेली। एंड ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द बेलर एंड बेली को ही मल्टीपल सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक। तो वो सब सेक्शन लर्न करके लिखना नहीं पॉसिबल होता, इसलिए आप प्रिंसिपल को समझ करके, जैसे कि बेलमेंट आपने बेसिक सेक्शन तो लिखा ही 148। डॉक्टर और हाँ जी। सर, इसमें जैसे अपने ये कॉन्सेप्ट है, आपने ये थोड़ा समराइज किया, तो बेसिकली पहले इसका ये बता देंगे कि जैसे अपना ये अपना इंडेमनिटी हो गया, आपका गारंटी हो गया, बेलमेंट हो गया, प्लेजी हो गया, एजेंसी हो गया। तो इसके रिगार्डिंग एक तो इनका बेसिक डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस टाइप ऑफ द कंडीशन। After that, what type of the question they can ask कि आपका इनकी लाइबिलिटी क्या हुई, तो इस टाइप से कुछ हमारे को एक्सप्लेन कर देंगे अभी सर बिफोर ये स्टार्टिंग सर सेशन। ये कहना चाह रहे हैं कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सर, 2-2 4-4 मिनट लेके आप एक साथ सारे रिवाइज करा दो, क्योंकि आप हम लोगों से कन्वर्सेशन करोगे तो सर काफी छूट जाएगा। हम लोगों के डाउट तो बहुत सारे रहेंगे ना सर, तो हम ये चाहते हैं कि आप एक साथ, जैसे वो बीएनएस वगैरह में सर कराते हैं, वो हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग सिर्फ सुनते हैं उस टाइम ही। अच्छा ठीक है देखो। आपको सर, आपको जो जो भी कंफ्यूजन लगती है आप हम लोगों से मत पूछो, आप अपने हिसाब से जो भी सारे टॉपिक हैं वो आप फटाफट रिवाइज करा दो। इसमें सेल्स ऑफ ठीक गुड है। एक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना मेरे ख्याल। हाँ, मैं बता देता हूँ ना, जैसे कि पहला आपका स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक। ओके सर। तो ये सर कॉन्ट्रैक्ट एक ऑफ मेरा पॉइंट है, प्लेज को थोड़ा ध्यान से थोड़ा डिटेल में बता दें। किस चीज को सर? प्लेज प्लेज 172 से आगे। बता देंगे। पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है कि इसमें एक जैसे पर्सन है। ठीक। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से प्रॉमिस किया, अगर आपको मेरे थ्रू कोई लॉस होता है या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लॉस कोई होता है तो, नहीं मेरा माइक टर्न ऑफ है, मतलब वॉइस आ रही होगी। अच्छा, किसी और को आप बोल रहे थे, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि अगर आपको मेरे थ्रू कोई लॉस होता है या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कोई लॉस होता है तो उस लॉस को मैं कंपनसेट करूंगा। ठीक है। तो ऐसा कौन कहता है इसमें? ऐसा कहने वाला जो इंडेमनिफायर होता है, जो मतलब इंडेमनिटी देने के लिए कहता है, मतलब जो इंडेमनिटी देता है वो पर्सन कहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम इसमें 3 पर्सन होने चाहिए। एक पर्सन वो हो गया जो इंडेमनिटी देने के लिए कहता है, दूसरा वो हो गया जिसके लिए इंडेमनिटी दिया जाता है, और तीसरा वो हो गया जो इंजरी कॉज करता है, लाइक जो लॉस कॉज करता है जिसके लिए इंडेमनिटी दिया जाता है। तो इन 3 पर्सन की रिक्वायरमेंट इस वाले केसेस में लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में होती है। इसके अलावा आपको इसमें ये देखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कि जो तीनों पार्टीज हैं उन पार्टीज की क्या राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं।
तो सिंपल सी बात है, तो जो इसमें इंडेमनीफायर है, मतलब जो इंडेमनिटी देने के लिए कहता है, वो विद कंसिडरेशन, मतलब उसे कोई कंसिडरेशन मिलता है, इसलिए वो ऐसा प्रॉमिस करता है। कंसिडरेशन के आपके एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे किसी ने कोई पॉलिसी लिया, जैसे आप कोई पॉलिसी लेते हो तो उस पॉलिसी के बदले आप कुछ न कुछ अमाउंट आप देते हो, तो अमाउंट एज अ कंसिडरेशन वर्क करता है। जैसे आपने कार का इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपको चाहे मेरे थ्रू या XYZ किसी भी थर्ड पर्सन थ्रू कोई इंजरी कॉज होता है, कोई डैमेज कॉज होता है, तो मैं कंपनसेट करूँगा। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। ये इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें 3% होने चाहिए। तो जब भी आप एसेंशियल एलिमेंट इसके बाद बनाओगे, पहले बताओगे कि देयर शुड बी 3% एंड यहाँ पे एक पर्सन दूसरा पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से या एक पर्सन दूसरे पर्सन से प्रॉमिस करता है फॉर गिविंग इंडेमनिटी, ओके, फॉर गिविंग कंपनसेशन या इंडेमनिटी, आप दोनों को यूज कर सकते हो। और फिर लास्ट में आप लिखोगे फॉर द कंसिडरेशन, लाइक कंसिडरेशन के लिए और टुवर्ड्स द कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन के प्रति ऐसा प्रॉमिस उससे किया जाता है। इज इट क्लियर? सेकंड टॉपिक पे है। यस सर। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जैसा है, मतलब वो भी इसी के जैसा है, और उसमें 3% उसमें भी होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप सेक्शन जरूर बताओगे, जैसे कि सेक्शन मैंने डिस्कस किया 124 पिछला वाला था, 126 आपका ये हो गया। तो सेक्शंस तो आपको बताना ही है। जैसे आपने सेक्शन बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज गिवन सेक्शन 126, वो तो चलो आपका हो गया, बेसिक है, कोर है एकदम। अब सेक्शन बताने के बाद आपको क्या करना है कि जब सेक्शन आपने बता दिया, फिर आगे बढ़ना है, तो डेफिनेशन आप बताओगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें क्या रहता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कहता है कि जैसे कि आप कोई कार लेने गए या बाइक लेने गए, तो आपके पास 1 लाख या 2 लाख कुछ कम पड़ रहा है, तो कंपनी आपसे बोलती है कि आप एक श्योरिटी लेकर के आओ। और जब आप श्योरिटी लेकर के जाते हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इसमें तीनों पर्सन में पहले आप नाम लिख लो तो और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे इसमें 3% में एक आपका प्रिंसिपल डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक श्योरिटी होता है। तो प्रिंसिपल डेटर से क्रेडिटर कहता है कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए, लाइक कार या XYZ जो भी चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें तो मिल जाएंगी, बट उसके लिए आपको कंसिडरेशन, सॉरी, उसके लिए आपको एक श्योरिटी लेना पड़ेगा जो कि हमें गारंटी दे दे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है कि प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे श्योरिटी ही क्रेडिटर को गारंटी देता है उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट अनपेड होता है। कि श्योरिटी कहता है, मतलब श्योरिटी गारंटी देता है, किसको देगा? क्रेडिटर को। कि अगर प्रिंसिपल डेटर जैसे आपको 2 लाख रुपए दे दिया और कार लेके चला गया, कार की प्राइस थी 5 लाख, तो जो 3 लाख बचा हुआ है उस 3 लाख के लिए गारंटी देता है। कहता है कि ये 3 लाख अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं पे कर पाए, तो ये 3 लाख रुपए मैं पे करूँगा। फिर जाके क्रेडिटर वो गुड्स की डिलीवरी करता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, बट इसमें ये तो चलो आपने डेफिनेशन बता दिया, लेकिन जब भी आप डेफिनेशन बताएंगे तो आप एलिमेंट्स जरूर लिखेंगे। तो एलिमेंट में जैसे कि 3 पार्टीज, तीनों पार्टीज के आप नाम बताओगे, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी। फिर उन तीनों पार्टी को एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि हु इज क्रेडिटर, हु इज श्योरिटी एंड हु इज प्रिंसिपल डेटर। चलो उन तीनों को एक्सप्लेन भी कर लिया। अब एक्सप्लेन करने के बाद उन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस ड्यूटी एंड राइट्स, वो आपको एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, तो सिक्योरिटी ये की सर ड्यूटी। तीनों के राइट्स बताने पड़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी और राइट्स भी तीनों पर्सन के। सर 2 चीजें होती हैं, एक होता है राइट, एक होता है ड्यूटी, ठीक है।
तो राइट में बताना पड़ेगा और ड्यूटीज बताना, दोनों पता, मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन अगर है 20 वाले में तो आपको राइट ड्यूटी दोनों बताने ही पड़ेंगे। ओके, और ओके, अगर इसमें राइट। इंडिविजुअल, हाँ एक चीज़ और तीनों ध्यान रखना है, पर्सन, वो आई सर आपकी ब्रेक हो रही है, और एक चीज़ और आपको सर ध्यान रखना है तीनों पर्सन के केस में राइट्स और ड्यूटी बनेगी ना इसमें? सर, तीनों की राइट्स भी होंगे, तीनों के ड्यूटीज भी होंगे। ओके सर, थैंक यू। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि अगर उसने किसी एक का राइट एंड ड्यूटी पूछा, जैसे उसने पूछा व्हाट इज द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिक्योरिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, या इंडिविजुअल किसी एक का भी पूछा है, तो आपको सिर्फ एक पर्सन के राइट एंड ड्यूटीज, मतलब जो भी होते होंगे वो आपको बताने होंगे। अगर उसमें सिर्फ एक का पूछा है तो, और वैसे तीनों का नहीं पूछता है तो मतलब बहुत ही लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। जनरली एक का पूछेगा या दो का, एक का सबसे हाईली चांस होता है। सर एक क्वेश्चन तो ये 2024 में आया हुआ है, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। सर वो प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी सेंस ऑफ गुड्स का है, बताया था ना, बोनाफाइड वाला क्या था, चलिए सर, कैविएट एम्पटर वाला। बाद में जब क्लियर करेंगे तो सर ये भी क्लियर कर दीजिएगा उसको। हो गया, कर देंगे सर, यस ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्लियर है या कुछ पूछना है इसमें? सर, यस सर, क्लियर है। और सबको समझ में आ रहा है ना, मतलब और जो बच्चे हैं, मतलब और जो लोग हैं यहाँ पे? समझ में आ रहा है सर, ठीक है। सर आ रहा है सर, अब आगे कंप्लीट करिए। ठीक है, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है आपका बेलमेंट। ठीक है, तो बेलमेंट मतलब बेलमेंट एक प्रयोजन होता है। जैसे आपके यहाँ कोई फंक्शन है, या कोई आप फंक्शन या मैरिज या कोई चीज़ ऐसा आप मतलब किसी दिन सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, या ऐसा कोई प्रयोजन है, तो वो चीज़ बेलमेंट होता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें टू पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक होता है बेलर, एक होता है बेली। तो जो बेलर होता है वो बेली के बेलमेंट को या प्रयोजन को कंप्लीट करवाता है। कैसे कंप्लीट करवाएगा? जैसे आपके यहाँ फंक्शन है और आपको मल्टीपल चेयर की रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल रूम्स की रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल टेंट की रिक्वायरमेंट है, लाइक ऐसे ढेर सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैटरिंग चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे बेलर उस पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, 2 दिन 4 दिन 1 दिन, तो उस पीरियड के लिए बेलर उस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करवाता है विद कंसिडरेशन। विद कंसिडरेशन इन द सेंस, आपने 2 दिन के लिए लिया रेंट पे 100 चेयर्स, तो जो भी उसका प्राइस होता है 5,000 10,000 या जो भी XYZ हो, आपको वो पे करना पड़ता है। वो एज अ कंसिडरेशन कंसीडर होता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बेलमेंट एक प्रयोजन होता है। इस प्रयोजन में, या बेलमेंट एक जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फंक्शन में बेलर को सर्टेन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वह रिक्वायरमेंट बाय बेली फुलफिल की जाती है विद कंसिडरेशन। एंड इस प्रयोजन को ही, या इस ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शन को एक तरीके से बेल, मतलब लाइक दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेलमेंट, या इस प्रोसेस को या बेलमेंट बोलते हो। एंड इसके बाद बेलर एंड बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लाइक क्या ड्यूटीज़ एंड क्या राइट्स रहेंगे, बहुत कैजुअल है। जैसे कि सर इसमें सामान देने वाला ही बेलर कहलाएगा ना, जो जैसे हाँ, टेंट जो भी वाला देगा, हुआ। जो, हाँ जो भी देगा दैट इज़ बेलर, जो रिसीव करेगा दैट इज़ बेली। ओके, मतलब कस्टमर इज द बेली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इसके बाद इसमें आप राइट एंड ड्यूटीज़ बताओगे। तो जैसे मैं कॉमन एक एग्जांपल बताता हूँ, बेलर की ड्यूटी होती है कि गुड्स क्वालिटी वाला दे, क्वालिटी इन द सेंस चेयर टूटी फूटी ना दे। अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ड्यूटी ये हो जाती है कि उसके सामानों का मतलब प्रॉपर विद ड्यू केयर एंड कॉशन यूज करे, ये नहीं कि तोड़ ताड़ के सब कुछ दे दे रिटर्न करते टाइम। और अगर ऐसा करता है तो उसको लॉस देना पड़ता है। सो इस टाइप के सब बहुत सारे हैं ऐसे
जो राइट एंड ड्यूटीज बेलर एंड बेली के मेंशन है। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जांपल था, मैंने आप सबको बताया था काऊ वाला। इसमें काऊ का एक बच्चा हो जाता है, काफ मतलब। फिर ये क्वेश्चन उठता है कि उस काफ को कौन लेगा, याद है? सर ये फेमस केस है, एक बार डिटेल में बता देंगे सर इसको? हाँ जी, एक्चुअली जैसे कि मान लो आपको मैंने काऊ दिया, मतलब गाय दिया सीधे सीधे, और आप उसे 2 साल रखे, खिलाए पिलाए, दूध दूध उसका मतलब यूज किए, एंड 2 साल में उसका एक बच्चा भी हो गया। अब हमने आपको 2 साल के लिए ही दिया था ऑन एग्रीमेंट, 2 साल कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे अपना काऊ लेने आया, मतलब गाय लेने आया, तो आप उस गाय को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या गाय प्लस उसका बच्चा दोनों देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? सर गाय को ही देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नहीं, दोनों दोनों के लिए है, लेकिन जो उसमें खर्चा होगा वो देना पड़ेगा। बस उसने जो खर्चा किया बच्चे के लिए वो देना पड़ेगा, दोनों के लिए। सर आप खुद ही बता दो, हमसे डिस्कस करोगे सर, नहीं नहीं टाइम नहीं, वो हो सही जाएगा है, बहुत ज्यादा। सही है, सही है, सही है। क्या नाम है, जैसा कि सर ने बताया। और ये आपका बेलमेंट में ही आता है, और इसलिए इसमें दोनों चीज़ रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि गाय से ही उसके बच्चे की ओरिजिन हुई है या उसका बर्थ हुआ है, इसलिए हमें रिटर्न करना पड़ता है। बाकी जो कॉस्ट आया रहता है वो तो सिंपल सी बात है, हमें देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आपका। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? सर बेलमेंट में राइट्स एंड ड्यूटीज के अलावा कुछ और भी पढ़ना है और दैट्स इट? लाइक पहले तो आपने बेलमेंट डेफिनेशन, देन एसेंशियल एलिमेंट, देन राइट एंड ड्यूटीज, एंड इसी का एक पार्ट है लियन। ठीक है, हाँ जी। लियन बड़ा अच्छा है तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो लियन भी इसी का पार्ट है। शॉर्ट में आता है व्हाट इज लियन। तो लियन में क्या होता है, लियन को जैसे कि ऐसे मतलब समझने के पर्पज से बोलते हैं, टू होल्ड फॉर सर्टेन टाइम। जस्ट एग्जांपल, आपने अपना फ़ोन रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिक को दिया, या बाइक आपने अपना रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिक को दिया। अब वो आपकी बाइक या फ़ोन को जब रिपेयर करता है, उसका कुछ कॉस्ट आता है, और एक हमारी ड्यूटी ये भी होती है कि जब भी हम अपना बाइक या फ़ोन रिटर्न लें, तो जो भी रिपेयर का कॉस्ट है उसको रिटर्न करें। और अगर वो कॉस्ट हम रिटर्न नहीं करते हैं, तो उस मैकेनिक के पास हमारी चीज़ों को होल्ड करने का राइट आ जाता है। मतलब हमारी चीज़ों को रखने का राइट, तब तक रखने का राइट आ जाता है जब तक कि हम पेमेंट उसको नहीं कर देते। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द राइट ऑफ लियन। तो राइट ऑफ लियन का मतलब राइट टू होल्ड, और हम कब तक किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, जब तक कि हमारा पेमेंट कंप्लीट नहीं कर दिया जाता। और जैसे हमारा पेमेंट कंप्लीट किया जाता है, वैसे उस चीज़ को हम फर्दर रिलीज़ कर देते हैं। लाइक जिसका जो भी प्रोडक्ट रहता है वो हम उसे रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि हमारा हमें पेमेंट मिल गया। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, सो आपने डेफिनेशन बताया, एलिमेंट्स बताया, काऊ वाला एग्जांपल आपने देखा, वैसे आएगा नहीं फिर भी देख लिया, ठीक है। लियन आपका आ सकता है शॉर्ट में, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड लगता है, मतलब नहीं सुना रहता तो बड़ा डिफरेंट लगता है। और ये ध्यान रखना है, एक लियन और भी है, वो हिंदू लॉ में यूज किया गया है। मतलब जो एंशियंट हिंदू लॉ था, मुस्लिम लॉ था, जैसे कि आप हिंदू लॉ पढ़ते तो उसमें दो होंगे ना, मॉडर्न एंड एंशियंट। एंशियंट में लियन था वो दूसरा था, वो लियन एडल्ट्री वाला था। बट जो कॉन्ट्रैक्ट में हम लियन पढ़ते हैं वो राइट टू होल्ड के रिगार्डिंग होता है,
ऑन राइट ओवर ड्यू टू पेमेंट, लाइक जब तक आपका पेमेंट नहीं होता। तो लियन 2 है वो डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा ये सर एक बात बताइए, जैसे हम बेलमेंट का है, बेलमेंट में हमारे एक एक टॉपिक वाइज तो सेक्शन बताना बड़ा मुश्किल है, सेक्शन को इकट्ठा कैसे लिख नहीं, सकते हैं? सेक्शन वाइज क्यों बताएंगे सर, सेक्शन वाइज नहीं बताना है। देखिए जो आंसर फ्रेमिंग होता है ना, आप ऐसे बताइएगा। एक हम मान लेते हैं आपका बेलमेंट आ गया, बेलमेंट पे क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो आपको पूरा सेक्शन या किसी को लर्न रखना इम्पॉसिबल टाइप में है ना। तो आप बताओगे बेलमेंट्स प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 148 टू 171, क्योंकि 172 से आपका प्लेज स्टार्ट हो जाता है। तो जस्ट प्लेज के पीछे अब तक हमारा बेलमेंट का ही प्रोविजन है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को हम पढ़ते हैं, ठीक। तो आपने बेलमेंट का पहले ही सारा सेक्शन बता दिया कि बेलमेंट्स प्रोविजन इज गिवन अंडर सेक्शन 148 टू 171। अब माना जाएगा कि आपने सब कुछ इसमें बता दिया। उसके बाद आप मीनिंग एंड डेफिनेशन आप हेडिंग लिखते हो, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन वाला में आपका पहला 148 आता है। तो वहाँ से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 बेलमेंट मीन्स, फिर आप बेलमेंट को एक्सप्लेन कर दिए। बस इसके बाद आप एसेंशियल्स एंड राइट एंड ड्यूटीज़ की हेडिंग अगर आप भी लिखते हो, दैट इज़ फाइन, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने शुरू में ही बेलमेंट्स के प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक हैं, लाइक 148 टू लेके 171 तक बता चुके हैं, ठीक है। ओके सर, कर लेंगे आप। हाँ, ऐसे ही किया जाता है जब लेंदी क्वेश्चन होता है। अब आते हैं हम प्लेज पे। प्लेज इज गिवन फ्रॉम सेक्शन 172, मतलब 172 से स्टार्ट होता है, और ये आपका एजेंसी के जस्ट पहले ही है, लाइक 172 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या आप और आगे तक जाओगे पूरा तो आ जाएगा। हाँ, तो जस्ट एजेंसी जहाँ से स्टार्ट होगा 181, उसके पहले ही आपका ये रहेगा, लाइक 182 से स्टार्ट होता है एजेंसी, तो 181 तक है, लाइक 172 टू 181। बट इट्स डेफिनेशन और मीनिंग एंड डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 172। तो प्लेज में जब तो आप थोड़ा डिटेल में बता देना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। सर ये हाँ, ये ना आप बस ग्रुप ऑफ सेक्शन बताते चलो, बाकी हम इतना ही रट पाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा नहीं एक कर बार, पाएंगे। नहीं कोई बात, हाँ ऐसे ग्रुप ऑफ सेक्शन सबसे बेस्ट होता है सर, बहुत बेस्ट होता है ये चीज़। ग्रुप अच्छा ऑफ एक चीज, सेक्शन ही बता दो सर। हाँ अब मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप किसी सर ने बोला ना कि हमें डाउट है प्लेज में, डाउट क्या है? एक बार आप मेरे को बताओ कि ये डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसमें अच्छे से बता पाऊंगा, और मतलब क्या नहीं समझ में आ रहा था उसमें प्लेज में। सर थोड़ा डीप रिवाइज करा दो, यही कहने का मतलब है उनका। अरे वो तो मैं थोड़ा सा कराऊंगा, डीप लेकिन में बता प्लेज दो, डीप बहुत, में इसमें। ठीक है डीप में बता दे रहे हैं। तो इसमें ये होता है ना प्लेज में, जैसे कि प्लेज में भी पहले चीज 2 पार्टी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो 2 पार्टीज होते हैं वो होता है पाउनर, एक होता है पाउनी, ठीक। पाउनर कौन है? जो हमारा बेलर था, ओके। पाउनी कौन है? जो हमारा बेली होता है। जैसे कि पाउनर वो हुआ जो वहाँ पे बेलमेंट का रोल प्ले कर, सॉरी बेलर का रोल प्ले किया, तो वही पाउनर होता है। अब एग्जांपल देते हैं। अब आपको इंस्टेंट लाइक तत्काल रूप से या इमरजेंसी सिचुएशन में 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट हो गई, और आपके पास वो 1 लाख रुपए नहीं है। तो आप जानते हैं कि इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसा ही चलता है कि अगर आपको तत्काल रूप से 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी और आपके पास नहीं है, तो आपके पास जो ज्वेलरी रहती है, ज्वेलरी प्रॉपर्टीज़ एंड जो पॉलिसीज़ होती हैं, SIPs होते हैं, लोग इसी दिन के लिए इकट्ठा किए रहते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो इस ये चीज़ हमारे काम आएगा। तो आपके पास इमरजेंसी 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो आपने क्या किया कि आप ज्वेलरी लिए घर का और गोल्ड स्मिथ के पास गए, लाइक जो
गोल्ड की दुकानें होती, वहाँ पे आप गए और आप बोले कि आप इस गोल्ड का प्राइस मतलब हमें कैश में करके दे दो, जो भी इसका वेट होता है, जो भी प्राइस होता है इसका, उस हिसाब से मेरे को इसका पैसा दे दो, मुझे कुछ अर्जेंट है। ठीक। तो जब भी आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, लाइक सुनार की दुकान पे जाते हो, तो गोल्ड का सेल भी होता है। एक तो आपके पास ऑप्शन है मार्केट प्राइस से आप उसको सेल कर दो, जो पैसा मिले लेके चले जाओ। लेकिन आप जानते हो कि गोल्ड से लोगों को बहुत लगाव होता है, जैसे मंगलसूत्र हो गया या एंगेजमेंट की रिंग्स हो गया, जो भी मतलब फीमेल की ज्वेलरी होती है, उनको उनसे बड़ा लगाव होता है। तो वो सेल्फ प्रिफर नहीं करती। वो लोग क्या करती हैं, वो ये कहती हैं कि मुझे आप इतना पैसा दे दो इस ज्वेलरी को रख के, लाइक 1 लाख दे दो इस ज्वेलरी को रख के, और मैं इसको सेल नहीं कर रही, इसको प्लेज कर रही हूँ। और प्लेज में क्या रहेगा कि कुछ इंटरेस्ट आता रहेगा। जैसे कि उसने 1 लाख रुपए दे दिए, बोला कि ठीक है, आपकी 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी आपकी ज्वेलरी है, और 1 लाख तो आपको देना ही है, प्लस हर महीने उस 1 लाख पे 5,000 आपका इंटरेस्ट आएगा। तो जब भी आप छुड़ाना चाहोगे अपनी ज्वेलरी, तो 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जितने महीने आप नहीं देते हो मेरा पेमेंट, उतने महीने का 5,000 आप लेके आओगे और मेरे को दोगे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट, तो आपकी ज्वेलरी मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा। तो जब ज्वेलरी को सेल ना करके ज्वेलरी को हम टेम्पोरेरी पीरियड के लिए गोल्ड स्मिथ के पास ऑन टेस्ट रखते हैं, इज कॉल्ड एज अ प्लेज। इज इट क्लियर और एनी डाउट? यस सर। क्लियर है सर। तो ये ध्यान रखना है कि सेल नहीं करना है उसे। गिरवी, गिरवी तो ऐसे मतलब प्लेज को तो गिरवी बोलते हैं। गिरवी तो सबने सुना होगा। एंड कभी कभी फ्यूचर में किसी के यहाँ सिचुएशन ऐसी आ भी जा, मतलब अब तो सब लोग फाइनेंशियली ठीक हो गए हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लोग उधार ले लेते हैं या बैंक से ले लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं पैसे लेने के। बट पहले ऐसा नहीं था। पहले ईएमआई का सिस्टम नहीं था या बैंक से इतना लोन इजली नहीं था। तो लोगों के पास जो ज्वेलरी होती थी इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसी से काम चलाते थे, प्लेज अपना करके, लाइक अपनी चीज़ों को गिरवी रख करके। और होता था पैसा तो छुड़ा पाते थे, नहीं होता था तो वो डूब जाता था चीज़। चलो, अब इसमें आप पॉनर एंड पॉनी की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे। जैसे पॉनर का क्या है कि जब उसको उसका पैसा मिल जाए तो गुड को रिलीज कर दे, गुड्स को मतलब उस ज्वेलरी को रिलीज कर दे। पौनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसा और इंटरेस्ट इकट्ठा करके पॉनर को दे। तो ऐसे ऐसे ढेर सारी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक में आ जाती हैं। सो इज इट क्लियर? सर इसमें पॉनर भी होगा ना, जो सुनार होएगा, मतलब जो मुथूट वगैरह होते हैं वही है ना पॉनर? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। ओके सर। और ऐसे जो भी गोल्ड स्मिथ होते हैं बहुत सी चीज़ों को प्लेज रखते हैं, और उनका ब्याज अगर आप 2-4 महीने नहीं छुड़ा पाए ना, तो इतना ब्याज बढ़ जाता है तो आप उसे भूल जाओ फिर, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे पहले महीने में 1,05,000 हुआ, 5,000 मैंने इंटरेस्ट माना, फिर दूसरे महीने में 1,05,000 का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 1 लाख का 5,000, 5,000 का 500, या जो भी हो रहा है XYZ, 100 रुपये 50 जो भी होता है वो लगेगा। अब दूसरे महीने में उसका उस पर वो लगेगा। मतलब जिसने अगर नहीं छुड़ा पाया ना, तो उसका तो महीने 2 महीने में तो भूल जाए को छुड़ा पाएगा, इतना ब्याज लग जाता है उसे, मतलब रिलीज कराना पॉसिबल नहीं होता। ऐसे पहले मॉर्गेज में था, लोग अपनी प्रॉपर्टी एक बार दे दिए तो छुड़ाना इम्पॉसिबल हो जाता था, क्योंकि इस पर इतना कॉस्ट बढ़ जाता था। चलिए नेक्स्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। हाँ जी सर, हाँ जी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे भी यही है, आप उसका बिल नहीं देते हो तो लगता है। तो जहाँ कुछ ऐसे गाँव में है
2 लाख 3 लाख बिल आया, वो बेचारे दे ही नहीं पा रहे। 2 लाख 3 लाख बिल कौन देगा? गरीब आदमी जिनका घर बनवाने के लिए पैसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें मतलब गवर्नमेंट की सही नहीं। चलो पढ़ाई पे आते हैं। कंसिडर सॉरी, अब आपका आता है लास्ट, वो क्या नाम है? एजेंसी सब। एजेंसी। हाँ, सो एजेंसी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया गया है। एजेंसी में सिर्फ ये बताया गया है कि देयर इज रिक्वायरमेंट 2 पर्सन, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल, सेकेंड वन इज एजेंट। एंड यहाँ पे एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल एंड विदाउट कंसिडरेशन वर्क करता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो जाता है? एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, जो एजेंट होता है वो वर्क करता है, विदाउट कंसिडरेशन वर्क करता है। और एज पर द डायरेक्शन इन द सेंस, जिस वर्क की रिक्वायरमेंट होगी उस वर्क के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल होता है वो डायरेक्शन देता है टू द एजेंट, एंड वो एजेंट उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि एजेंसी में कंसिडरेशन एजेंट को नहीं मिलता। लाइक एजेंट को कोई सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि उससे क्या मिलता है? कमीशन मिलता है ना सर, वो तो बराबर होगा। कंसिडरेशन क्यों लिखते हैं इसमें? नहीं है, कमीशन है। नहीं सर, 2 चीज़ होती है। कमीशन कंसिडरेशन अलग होता है। आप सोचो कि कमीशन एंड कंसिडरेशन अलग होना चाहिए कि नहीं? या सैलरी एंड कमीशन, देखिए सैलरी मिलती तो कंसिडरेशन कहते हैं। सर ये तो हाँ जी। पता है सर, कंसिडरेशन किसी चीज को जब आप सेल परचेज कर रहे हैं तो मिलता है। और यहाँ पर क्या है, वो एजेंसी है तो उसको कमीशन मिलेगा, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा है, किसी और की चीजें सेल कर रहा है। ठीक है। सर यहाँ पे एजेंसी की इसमें 2 सर कंडीशन रहती है। तो सर पहली कंडीशन में इसको कमीशन मिलेगा, दूसरी कंडीशन में जो आपका जो भी वो मटेरियल उठाएगा एजेंसी लेकर, उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे वो मटेरियल ऑफर करेगा। और वो जो उसने जो उस पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे प्राइस मेंशन है वो उस प्राइस पे उसको सेल कर देगा। जो जो भी डिफरेंस रहेगा तो उस ना। हाँ चलिए ठीक है, ये सर सारी चीज़ें ठीक है। हाँ जी। सर इसमें एग्जैक्टली इतना बड़ा टॉपिक है ये, 237 तक है, तो इसमें बेसिकली क्या कवर, अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल जो 30 क्वेश्चंस में वो नहीं कवर नहीं करना है कि नहीं करना है? मैं बता रहा हूँ। देखो कोई भी क्वेश्चन हो उसका फॉर्मेट एक ही होता है, ठीक? पहले आप डेफिनेशन बताओगे, ठीक है? डेफिनेशन के बाद एसेंशियल एलिमेंट बताओ। जैसे आपने ये डेफिनेशन बताया कि इसमें 2 पार्टीज होते हैं एंड एजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वर्क करता है विदाउट कंसिडरेशन, एंड यहाँ पे कंसिडरेशन के बदले या टूवर्ड्स इन्हें कमीशन दिया जाता है, ठीक? चलो आपने ये बताया। फिर एसेंशियल एलिमेंट पे आप आए कि 2 पार्टीज होते हैं, उन दोनों पार्टी को एक्सप्लेन किए। नो विदाउट कंसिडरेशन आपने उसको एक्सप्लेन किया, कमीशन दिया जाता है आपने उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है? इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ों को बता लेते हो, फिर आप बताते हो कि अब एजेंट के पास या प्रिंसिपल के पास क्या पावर, मतलब राइट एंड ड्यूटीज़ वाले पे आ जाते हो थोड़ा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल भाई तो मालिक है, उसकी तो पावर की बात इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसका वो जो मालिक होता है कुछ भी कर सकता है। ये ध्यान रखना कि पावर हमेशा या उन लोगों को रेस किया जाता है जो माइनॉरिटी में होते हैं। जैसे यहाँ पे एजेंट एक तरीके सर्वेंट है तो भी उसके पास क्या पावर हो सकता है? तो बताया गया है कि इमरजेंसी में उसके कुछ राइट होते हैं कि ड्यू केयर एंड कौन सा डिसीजन ले सकता है, वो सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। सब एजेंट मतलब अपने अंडर में, जैसे को उसे मान लेते हैं एक कार सेल कराने पे 10,000 रुपये मिल रहा है, उसने अपने अंदर 2 और आदमी रख लिए, बोला कि ठीक है तुम एक कस्टमर लेके आओ जो कार ये परचेस कर ले, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। तो ऐसा कर सकता है, ऐसे उसे मल्टीपल राइट्स दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, फिर आप ये सब बताते हो तो लास्ट इसका यहीं पे ख़त्म होता है एक तरीके से। जो आपकी एक हेडिंग है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी कब ख़त्म होती है। तो आप बताते हो कि दोनों पार्टीज़ में से लाइक
एजेंट एंड प्रिंसिपल में से अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई अनसाउंड हो जाता है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, या दोनों बाई नोटिस ख़त्म कर देते हैं, या जिस बिजनेस के लिए हायर किया गया था वो बिजनेस ही कब मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन सिचुएशन में एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। ठीक, बाकी ऐसे पूछ सकता है कि फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है, तो प्रिंसिपल आपने पहले जो पढ़ा हुआ है फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या कोअर्शन का, वो आप एज इट इज़ यूज करके सेम चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे, बस हो गया। क्लियर है? तो आप नॉर्मल एजेंसी बताए, एसेंशियल्स बताए, एंड राइट्स ऑफ द एजेंट बताए, एंड इमरजेंसी सिचुएशन में जो राइट्स थे एजेंट के, जैसे ड्यू केयर एंड कॉशन, एंड एक ये स्क्रिप्ट प्रूडेंस पर्सन का डिसीजन लेना, आप वो बताएं। लास्ट में टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब बताइए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट, सॉरी पार्टनर स्टार्ट करें या सर सेल्स? सेल्स ऑफ तो गुड्स से सेल्स कर दीजिए। ठीक है, सो तीनों एक्ट में से फिक्स क्वेश्चंस आएंगे कि इसमें से इतने मार्क्स के आएंगे और उसमें से उतने के, या फिर कुछ भी आ सकता है? क्या कह रहे हो आप? आई एम आस्किंग कि तीनों जो एक्ट हैं और योर वॉइस इज proposed, नॉट इनमें से क्लियरली ऑडिबल। मार्क्स। हेलो, कह रहे हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ब्रेक हो गया, आ रही, फिर से आप बोलिएगा। मैं ये कह रही हूँ सर कि जो एक्ट्स हैं तीनों, वो फिक्स्ड मार्क्स के लिए आएंगे क्वेश्चंस, या फिर किसी भी एक्ट में से कितना भी पूछ सकते हैं? नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है, मतलब जनरली इक्वल रहता है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है। नहीं जी, नहीं जी। ओके। क्लियर? क्लियर है? सर स्टार्ट करिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, पहला आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। जैसा कि इस एक्ट का नाम ही क्या है, या ये एक्ट किसके ऊपर बना है? जो गुड्स का सेल होता है, तो सेल करने के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस या क्या ड्यू केयर एंड कॉशंस हमें फॉलो करने चाहिए, और फॉलो करके अगर हम करते हैं सही होता है, और अगर फिर भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस सिचुएशन में क्या कैसे स्टेप लेने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। एक सेकेंड, सिलेबस में थोड़ा ओपन कर लूँ। हाँ जी, जैसे कि यहाँ पे पहला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है इसमें डेफिनेशन ऑफ द सेल। तो सेल में आप बताते हो कि व्हाट इज सेल, तो व्हाट इज सेल में आप बताते हो सेल इन द सेंस इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे बाई सेलर बायर को कोई गुड्स ऑन द प्राइस, वो प्राइस मॉनेटरी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में हो सकती है, वो चीज़ उसको दिया जाता है। सो दैट इज अ सेल। एंड सेल के बाद आपका स्टार्ट होता है एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल,
एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बताओगे, एग्रीमेंट ऑफ सेल बताओगे, एंड देन उसके बाद इनके एसेंशियल एलिमेंट आप बताओगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आप क्या करते हो कि इंस्टेंट मतलब तत्काल रूप से, तत्काल इन द सेंस कि प्रेजेंट में सेलर जो होता है वो बायर को गुड्स देता है और बायर से वो प्राइस लेता है। लाइक जब आप प्रेजेंट में, जैसे कि कोई आपके पास आया और आपको उसने प्राइस दिया और प्राइस दे करके आपसे कोई चीज़ लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया, हाँ मेरे को ये 20 चीज़ चाहिए या 100 पीस चाहिए, आप उस चीज़ को निकलवाए और आप दिए, दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एंड इसी में एक आता है एग्रीमेंट ऑफ सेल। तो एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है कि वो फ्यूचर को लेके होता है। जैसे कि मैंने आपसे किसी, जैसे आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कंपनी है तो उसमें आप मान लेते हैं कि आप चेयर्स बनाते हो या आप इंडिविजुअल कोई भी एक चीज़ बनाते हो। तो किसी आदमी ने आया, आपको एडवांस पैसे दिया, बोला कि आप ये पैसे रखो और आप मेरा ये ऑर्डर नोट डाउन कर लो और इस दिन मेरे को डिलीवरी देना। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ये दोनों क्लियर है पहले? यस सर। सर ये तो सेम ही हुआ, डिफरेंस क्या हुआ कॉन्ट्रैक्ट और सेल में और जो है एग्रीमेंट बता में रहे हैं सर? ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो आपका हुआ वो प्रेजेंट में हुआ। उसके प्रेजेंट इन द सेंस कि किसी ने पैसा दिया, आपने उसे डिलीवरी दिया तत्काल में, तत्काल इन द सेंस प्रेजेंट में। आप किसी के शॉप पे गए और आपको जो भी चाहिए था आपने उसे लिया और आपने उसका प्राइस दिया। और डिफ्रेंसिएशन एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या हुआ कि आपको कोई चीज़ प्रेजेंट में नहीं मिला, आपने उसके लिए ऑर्डर दिया और आप ऑर्डर देने के साथ जो आपने डेट मेंशन कराया 10 दिन 5 दिन बाद, और उस डेट को आपको गुड्स की डिलीवरी किया गया, तो ये आपका एग्रीमेंट ऑफ सेल है। और ये दोनों डिफ्रेंसिएशन है कि एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब कि सेल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना, वो प्रेजेंट में होता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्रेजेंट में होता है, आप जानते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है क्योंकि फ्यूचर चीज़ें अनसर्टेन होती हैं, सर्टेनिटीज़ किसी चीज़ हो ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ पे वाइड वो चीज़ें हो जाता है। बट एग्रीमेंट फ्यूचर को लेकर के हो सकता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट आपका वैलिड होता है। मतलब फ्यूचर को लेकर के होता है और वैलिड भी होता है। इज इट क्लियर? तो सर ये सेल्स ऑर्डर भी आपका एग्रीमेंट के इक्विवेलेंट ही हुआ ना? कौन सा चीज़? सेल्स सेल्स ऑर्डर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सेल्स ऑर्डर रहता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल मतलब मटेरियल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर देती है, तो जैसे सेल्स ऑर्डर हो गया और एक परचेज ऑर्डर रहता है आपका। तो मैं सपोज और परचेज ऑर्डर प्लेस करता हूँ किसी कंपनी को, तो परचेज ऑर्डर इक्विवेलेंट टू एग्रीमेंट। देखिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं आपको फिर से प्रिंसिपल बता दे रहा हूँ, आप उसे समझने की कोशिश करिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो परचेज ऑर्डर रहता है, एक पीओ परचेज ऑर्डर रहता है, एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से मटेरियल परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करती है, तो परचेज ऑर्डर भी क्या सेल्स ऑफ एग्रीमेंट माना जाएगा? अच्छा, परचेज ऑर्डर जैसे अमेजोन पे हम ऑर्डर मान लें। हाँ, अमेजोन पे ऑर्डर मान सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। क्योंकि आप नोट डाउन किए होंगे कि जैसे ही आप ऑर्डर देते हो, आपका ऑर्डर वो प्रिपेयर नहीं करता है, वो पैक्ड करता है, शिप्ड करता है। आपने देखा होगा वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, बट वो टाइम इसलिए लेता है क्योंकि जहाँ से मैंने प्रोडक्ट मंगाया है और जहाँ मैं हूँ उसमें काफ़ी डिस्टेंस है।
100 किलोमीटर्स 200 या 300, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है, ठीक है। तो सर एग्रीमेंट ऑफ जैसे सेल ये क्या तो है? ये तो सर आपने इसका अमेजोन का एग्जांपल दिया। सपोज कि नॉर्मल रूटीन में जो भी ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, तो उनके यहाँ क्या कर वो टेंडर होता है, तो वो क्या करते हैं कि अपना टेंडर ओपन करते हैं और लोगों को ऑफर करते हैं कि हमारे को ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो उसके रिगार्डिंग सब कंपनी अपनी कोटेशन प्लेस करती हैं, उसको कोटेशन भेजती है कि हम इस मटेरियल पे नहीं, इस टेंडर वैल्यू आप पे इसमें क्यों रखेंगे ना, टेंडर इसमें आएगा ही नहीं, ये गुड्स की बात कर रहा है। नहीं जैसे आप नहीं डेफिनेशन तो ऑफ गुड्स पढ़ोगे मैं ना, मैं वही कह रहा हूँ सर। जैसे टेंडर उसने कंपनी ने ओपन किया अपना, तो मेरे को इस मटेरियल की, तो सब लोगों को बोला कि आप अपने अपनी कोटेशन दीजिए। कोटेशन आ गई, कोटेशन आने के सर बाद जो कोटेशन उसने दी थी, तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया किसी एक वेंडर को सिलेक्ट करके। जो ऑर्डर उसने अपने यहाँ से रिलीज कर दिया, क्या वो सेल्स ऑफ एग्रीमेंट होगा सर? देखिए यहाँ पे सर जो इसका ऐसी ना मैं बताता हूँ सर। सर ये आप ना ये बता क्वेश्चन दीजिए। ये कर रहे हैं कि जैसे कि एक कंपनी होती है, क्या होती है कि वो कुछ माल को परचेज करना चाह रही है सामने वाली कंपनी से। तो वो सिर्फ एक ना डिटेल देती है सामने वाली कंपनी को कि मुझे ना ये रिक्वायरमेंट है। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। परचेज ऑर्डर। ये पूछ रहे हैं। वो सिर्फ एक ना हमारी परचेज की डिटेल होती है कि हमें ये रिक्वायरमेंट है और हम ये आपसे परचेज करना चाहते हैं और इस रेट पे परचेज करना चाहते हैं। अगर नहीं उसके नहीं बाद नहीं, वो अब एक्सेप्ट कर ये लेते हैं। सर सॉरी इट्स फॉर इंटरप्टिंग, आप रिवाइज करा दीजिए, ऐसे कंप्लीट नहीं हाँ जी, होगा। मैं वो हो गया, मैं इसे सॉरी क्लोज कर एवरीवन। दे रहा हूँ। ठीक है इट्स सर, आप ओके। कंटिन्यू कीजिए, हम लोग अलग से देख लेंगे इसको। हाँ जी, ठीक है, लेकिन एक चीज तरीके से आप कोई डिजायर किसी से करते हो, तो ना तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वो एग्रीमेंट होता है ना सेल होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा रूल होता है सर्टेनिटी। मतलब डिजायर ऐसी चीजें नहीं है बिल्कुल क्लियर कट, आई वांट, मतलब मुझे ये चीज चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ, होना चाहिए जो भी हो क्लियर हो, मतलब चाहे एग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो। फिलहाल ये बहुत डिस्कशन का टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका इसमें ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन, ये आएगा भी, चीज ध्यान रखे रहना। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर आएगा, सिंपल सी बात है। अब ड्यूटी बायर का क्या रहेगा, जब भी ले सामान को देख ताक के ले। अब सेलर का क्या रहेगा कि वो मतलब क्वालिटी वाला गुड्स दे, मतलब वो मिस रिप्रेजेंटेशन ना करे, जैसे कि गुड्स का क्वालिटी अच्छा नहीं फिर भी बोले नहीं नहीं सबसे बेस्ट गुड है आप ले जाओ ऐसे वैसे। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, तो सबसे इजी आपका टॉपिक हो गया। सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन आता है, ये देखते हैं। सेल बाय सैंपल में क्या होता है, सैंपल में आप जैसे कि आपसे कोई 1 क्विंटल राइस लेने आया, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 क्विंटल राइस वो पूरा दिखेगा, नहीं। आप उनमें से सिर्फ थोड़ा सा अपने हाथों में उठाते हो, देखते हो उसकी क्वालिटी, मतलब बीच में से या कहीं से भी आप उठा लेते हो, क्वालिटी देखते हो। तो जो क्वालिटी आपको उसने आपके हाथों में ले मतलब दिखाया या आप किसी कागज में लेके आके दिखाया, तो वो सैंपल रहता है। तो सेलर मतलब वो जो शॉपकीपर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसने सैंपल दिखाया, तो पूरा राइस उसी सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर उस सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ पे वो पर्सन लाइक वो सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो उस राइस को, मतलब 10 क्विंटल राइस आप लेने वाले हो, 1 क्विंटल लेने वाले हो, तो आप थोड़ा सा उठा के अपने हाथों में देखिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेल बाय सैंपल। मतलब वहाँ पे सेलर ने जो गुड्स को सेल किया वो बाय सैंपल किया, मतलब सैंपल को दिखा करके आपको किया। चलो ये तो सेल बाय सैंपल हो गया। नेक्स्ट आता है अच्छा क्लियर है ना सबको? यस सर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आता है, लाइक सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या रहेगा कि जो गुड्स वो सेल करना चाहता है सेलर, उस गुड्स को सर डिस्क्राइब कर सर देगा। इसमें एक एक कंफ्यूजन है सर। क्वेश्चन कैसे आएगा कि सेल बाय ये सैंपल, शॉर्ट कुछ में, ऐसे आएगा? नहीं नहीं नहीं, ये शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज अच्छा, कैजुअली पूछिए, व्हाट इज सेल बाय सैंपल और डिस्क्रिप्शन और डिफरेंशिएशन बिटवीन ओके सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। ये बिल्कुल मतलब शॉर्ट वे में जैसे पता है वैसे ही ओके आएगा। ओके ओके। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपने क्या बताया कि सेलर इसमें उस गुड्स को डिस्क्राइब करता है। जैसे आप एक गुड्स लेने गए जिसे आप हाथों में लेके ऐसे नहीं देख पा रहे हो, या आपको क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है। जैसे ऐसा कोई गुड्स हो सकता है जिसे डिस्क्राइब किया जा सके बट सैंपल उसका
दिखाने पे या आपको देखने पे ना समझ में आए? एनीवन हैव एनी एग्जांपल? सर जिस सारे गुड्स को, एग्जाम्पल ऑनलाइन जितना सामान बिकता है और डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही तो बिकता है। सारे हाँ जो बिल्कुल प्राइस सही, सामान होते हैं सारे के सारे। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। आप जब जाते हो डिस्क्रिप्शन, जैसे कि आप अमेजोन से कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो आप देखते हो उसका वेट ये है, हाइट ये है, क्वालिटी ये है, इवन देन आप रिव्यू देखते हो, और जो भी उस पर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उस डिस्क्रिप्शन को रीड करके आप उस पर ट्रस्ट करके परचेस करते हो। सो ऐसी सिचुएशन में वो गुड्स अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, अदरवाइज सेलर वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। तो दैट प्रिंसिपल इज अ सेल बाय डिस्क्रिप्शन है। चलो आपका ये भी हो गया। इसके ये बाद डॉक्ट्रिन ऑफ, एक्सक्यूज मी सॉरी, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सीवे टेम्परेट इसी में आ जाएगा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में? मैंने बताया था आप सबको ये प्रिंसिपल। कौन था उस दिन क्लास में? आप में से कोई था? नो सर। अरे कोई भी नहीं था? जो पूछ रहा है वही था लग रहा है। नहीं थी तभी पूछ रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। कैविएट एम्प्टर में क्या होता है, इसमें ये कहता है ना कि सेलर सॉरी बायर बी वेयर, जैसे कि ये मैक्सिम है आपका कैविएट एम्प्टर। तो जनरल रूल ये होता है कि अगर सेलर के साथ सॉरी बायर के साथ कोई फ्रॉड होता है, जैसे कि मैंने कोई गुड्स लिया तो हमेशा फ्रॉड बायर के साथ होता है, क्योंकि सेलर करता है, क्योंकि सेलर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। बायर को या हर एक बायर को हर एक गुड्स की नॉलेज नहीं होती। आप वेजिटेबल भी लेने जाओगे, आप एक्टिव होकर चीज़ों को नहीं देखोगे तो आपको ख़राब दे देगा माल। ओके, तो वैसे लॉ जो है वो बायर को प्रोटेक्ट करती है, बट हमारा लॉ ये भी कहता है कि बायर तुम बी वेयर रहो, लाइक सावधान रहो। जैसे कि आप फ्रूट लेने गए तो आप देख लो थोड़ा सा, एक आख खा पी के टेस्ट कर लो। मिठाई लेने गए आप उसको थोड़ा टेस्ट कर लो। कपड़े लेने गए आप अच्छे से देख लो कहीं उसकी सिलन विलन सब सही है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, फटा वटा तो नहीं है। तो लॉ ये कहता है कि बाहर तुम सावधान रहो, तुम एक्टिव अप्रोच रखो ऑन द परचेसिंग टाइम, जिससे कि तुम्हें कोर्ट के पास या हेल्प के लिए, न्याय जस्टिस के लिए तुम्हें कम आना पड़े, नहीं तो इसी में चक्कर लगाते रह जाओगे। और एक्टिव रहोगे, तुम कह दोगे गुड्स तुम्हारा नहीं अच्छा मैं नहीं लूँगा, और तुम्हें जहाँ गुड कर लेते हो। तो ये प्रिंसिपल है कैविएट एम्प्टर का। ओके, बायर बीवेयर मतलब बायर तुम एक्टिव रहो, ताकि 99% में आप खुद ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। अदरवाइज लॉ तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है ही, लेकिन जब बायर खुद ही जैसे कि लापरवाह है, देख रहा है गुड्स बेकार है फिर भी लेके आ रहा है, तो कोर्ट या पुलिस भी तो यही कहेगी ना कि जब तुम ले रहे थे तो तुम्हें ये चीज़ नहीं दिखा था। इज इट क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। हाँ, बाकी फ्रॉड या ये सारी सिचुएशन होती है तो वहाँ पे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो जस्टिस है, लाइक जो न्यायपालिका है, वो तो प्रोटेक्ट करने के लिए रहती ही है। सर ये अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल क्या होता है? तो सर इसमें सीधा सा यही बोल सकते हैं ना कि इस कॉन्सेप्ट का सीधा सा जैसे एक वो नारा चलता है, जागो खुराक जागो, बेस्ड ऑन हाँ दैट बिल्कुल व्हाटएवर सही, वी आर बिल्कुल सही। that is to be checked out properly. Otherwise, if we are not aware at that time, so we will be responsible only. The seller will not be responsible. करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आप सब में। यस सर। तो और सर एक अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल भी है, वो भी कवर करना है हमने। अब कर लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। देखो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल ये होता है ना कि अब बायर सेलर हर चीज को डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं है। जैसे कि हर चीज की लिमिटेशन होती है, ठीक है। जैसे आप अपनी बाइक को सेल कर रहे हो, आप अपनी स्कूटी को सेल कर रहे हो, ठीक। तो नॉर्मल तो कुछ चीज़ें जैसे आप बताओगे कि 2022 मॉडल है और इतने 1000 किलोमीटर चल चुकी है, एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, मतलब मोटी मोटी आप इंफॉर्मेशन तो दोगे, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हो जिसे आप डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं हो, जैसे कि इसका ब्रेक कम लगता है, या ऐसे कुछ भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उसे डिस्क्लोज करने के लिए बाउंड नहीं होते, क्योंकि कमी हर चीज़ में होती है। जैसे मैरिज जब होता है गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो
तो वहाँ पे बॉयज़ की जैसे एज बता दी, इतनी एज है, ये एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, ये अर्निंग करता है, ये इसके मम्मी पापा हैं, ये इसका घर है। लेकिन क्या उसकी छोटी छोटी कमियां गिनाते हो आप कि दिन भर फेसबुक चलाता है और दिन भर क्रिकेट खेलता है, आप वो सब नहीं, आप उसे छिपा लेते हो। तो ऐसा सेम चीज इसमें भी है कि बायर रिलेवेंट चीजों को बताने के लिए बाउंड है, बट अकॉर्डिंग टू द अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल कुछ ऐसे सारी चीजें होती है जिसे वो सर ये डिस्क्लोज, बायर या सेलर? सॉरी सेलर सेलर। ओके। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे वो बताने के लिए बाउंड नहीं है। हाँ, अगर आप उससे वो चीज पूछते हो, एक खुद कहते हैं ना खोद खोद के पूछना, अगर आप वैसे पूछते हो तब तो वो रिस्पॉन्सिबल है बताने के लिए। बट अगर आप वैसे आपने नहीं पूछा है तो वो बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और उस चीज को फ्रॉड भी नहीं माना जाएगा। आप समझे कि नहीं? सर ये कुछ कुछ कैवियट टेम्पटर जैसे ही नहीं हो गया कि ग्राहक को खुद ही ध्यान रखना है कि वो क्या खरीद रहा है, ऐसे हाँ, सेलर नहीं को नहीं हर नहीं, चीज का वो तो, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं, वो तो है ही है, बट ये प्रिंसिपल सेलर को प्रोटेक्ट करता है, कैवियट टेम्पटर बायर को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें कहता है कि सेलर, आप हर एक चीज को, क्योंकि आप जितना बेटर अपनी गुड्स की कमियों के बारे में जानो उतना कोई नहीं जानेगा, और कुछ ना कुछ कमी इसलिए आप सेल करो, आप कमी गिनाते रह जाओगे तो वो कभी सेल हो ही नहीं सकता। तो आप बेसिक चीज़ें बताओगे, जैसे कि मैंने बाइक को लेके बताया कि ये मॉडल है, इतने किलोमीटर चल चुकी है, एक्सीडेंटल नहीं है, ऐसे चीज़ें। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ें एकदम नहीं कि माइलेज थोड़ी कम देती है, इसका टायर इधर उधर चलता है थोड़ा, अब छोटी छोटी चीज़ें एकदम बताने के लिए बाउंड है, ब्रेक कम लगता है, ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए नहीं। मतलब जो माइनर चीज़ें हैं, जिसे लेने के बाद एक मतलब आदमी को एक बार भाई सर्विस सही कराना ही पड़ेगा, ऐसी माइनर चीज़ों को बताने के लिए बाउंड सेलर नहीं रहता, सर क्योंकि ये उतना अगर सर ये एक्स सिप आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ना? सर ये एक्स सिप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब मैं समझा नहीं आप क्या ये कहना चाह रहे क्वेश्चन आया हुआ है एक पहले का, एक्स सिप कॉन्ट्रैक्ट। हो? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? ये एक्स सिप, EXSHIP। कोई मैगजीन होगा, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, इसे मैं देख के बता दूंगा, सुबह मैं बता अनपेड दूंगा। सेलर। हाँ, अनपेड सेलर ये सब बता रहे हैं ना, अभी होल्डिंग आउट पहले बताते हैं। ओके। अब होल्डिंग आउट पहले क्या होता है? होल्डिंग आउट में ये होता है, एक पॉइंट ये है, ये जो अभी आपने क्या नाम है अनडिस्क्लोजर प्रिंसिपल बताया, इसमें एजेंसी में भी तो आता है। सर प्रिंसिपल है, कहीं पे भी यूज हो सकता है ना, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का यूज मतलब सेलर बायर जहाँ रहेंगे सब जगह आ जाएगा। चलिए होल्डिंग आउट पे आए, टाइम वैसे भी हो चुका है, पढ़ लेते हैं दो प्रिंसिपल और, या कुछ और पूछना है आप सब अपने अकॉर्डिंग पूछ लो। सर पहले होल्डिंग आउट बता दो आप। ठीक है, आप कराओ सर, आप कराओ। ठीक है, होल्डिंग आउट में अब क्या होता है, ये एक स्टॉपल जैसा प्रिंसिपल है कि आप अगर कोई चीज़ किसी से कमिट करते हो, जैसे कि मैंने आपसे बाइक लेने आया, मैं बाइक का लेने आपसे आया, आपने बता दिया कि नहीं बाइक में ये सारी चीज़ें हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक, और उस क्वालिटी को सुन करके मैंने आपकी बाइक परचेस किया, तो आपके ऊपर होल्डिंग आउट प्रिंसिपल लग जाता है, मतलब आप बाउंड हो जाते हो वो क्वालिटी हमें प्रोवाइड करने के लिए। अगर उसमें वो क्वालिटी नहीं भी है, लाइक एक होता है इम्पॉसिबल चीज़ करना, इम्पॉसिबल के लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगे। जैसे आप कह दो बाइक हमारी उड़ती है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, आप इससे मतलब ये आपके इस स्टेटमेंट पे होल्डिंग आउट नहीं लग सकता, लाइक आप इस स्टेटमेंट से बाउंड नहीं हो सकते, क्योंकि सबको पता होना चाहिए बाइक उड़ती नहीं है, बाइक चलती है, ठीक। लेकिन आपने ये बोला कि नहीं मेरी बाइक 60 का माइलेज देती है, तो एक बार चलो 50-60 का माइलेज पॉसिबल हो सकता है। तो अगर किसी ने ऐसा आपसे कमिटमेंट किया तो उसके ऊपर होल्डिंग आउट लग जाएगा, प्रिंसिपल होल्डिंग आउट इन द सेंस कि स्टॉपर उसके ऊपर लग जाएगा, और वो अपनी बाइक को उस पोजीशन में ला करके आपको सेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने उसके स्टेटमेंट पे बिलीव किया है, उसके स्टेटमेंट पे आपने उस चीज़ को परचेस किया है। तो जब भी आप किसी के स्टेटमेंट पे कोई चीज़ बिलीव करके, जो बिलीव पॉसिबल हो, उड़ने वाला या ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल वाला चीज़ ना हो, ठीक, तो जो बिलीफ पॉसिबल हो आप वो बिलीव करके किसी से कोई चीज़ परचेस करते हो, तो उस चीज़ की फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर पे आ जाती है, उसे वो चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल लग जाता है। क्लियर? इसमें ये भी आ जाएगा, जैसे कि फादर की बाइक थी,
बट सेलर ने बोल दिया नहीं मेरी बाइक है और 20,000 दे दो मैं दे दूंगा। बायर ने 20,000 रुपये दे दिया, परचेस करने के बाद पता चला अरे तो इसके फादर के नाम पे है। तो जब भी सेलर के नाम पे वो बाइक आएगी तो सेलर के ऊपर होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल लगा रहता है, तो सेलर को वो बाइक बायर को देनी पड़ेगी ऑन सेम प्राइस, चाहे वो बाइक की प्राइस उस टाइम 50,000 1,00,000 क्यों ना हो जाए, बट उसने 20,000 में प्रॉमिस किया है, उसके ऊपर होल्डिंग आउट लगा है प्रिंसिपल, उसे वो चीज़ उतने ही प्राइस में जब भी उसके पास आती है उसे देना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? यस सर। क्लियर सर, आगे बढ़िए सर। अनपेड सेलर का हम देख लेते हैं। अनपेड सेलर का मतलब ये होता है अब सेलर को पेड नहीं किया गया, जैसे कि आपने कोई गुड्स ऑर्डर दे दिया बट उसको पेड नहीं किए हो, तो अगर आप उसको पेड नहीं किए रहोगे तो वो आपकी डिलीवरी मतलब गुड्स की रोक देगा, या डिलीवरी हो रही थी तो उसको बीच में ही रोक दिया, ट्रांजिट इन डिलीवरी बोलते हैं, मतलब बीच में रोकना। डिलीवरी अभी नहीं हुई तो आपको करेगा ही नहीं, डिलीवरी कर दिया तो आपसे रिटर्न लेने की कोशिश करेगा। तो ये अनपेड सेलर का मतलब ये एक ऐसा सेलर जिसको पेड नहीं किया गया बाय बायर। तो उस सिचुएशन में सेलर के राइट्स क्या क्या आ जा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, गुड्स के लिए ही रहेगा, जैसे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, अपनी डिलीवरी जो करने वाला था नहीं करेगा, भिजवा दिया तो बीच में ही उस बीच से ही रास्ते से उसे रिटर्न मंगा लेगा, डिलीवर कर दिया है तो वो रिटर्न पाने की कोशिश करेगा, रिटर्न नहीं पा रहा है तो डैमेज लेने की कोशिश करेगा। तो ये सारे राइट्स उसके पास आ जाते हैं। बाकी आप सब सारी चीज़ को सर ये जो करेगा इसी को ही हम लीन बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? ये जो लीन बोलेंगे अनपेड सेलर लीन, तो ये इसी को बोलेंगे ना हम? देखिए सेल्स ऑफ गुड्स में अनपेड सेलर का है एक ही जैसा, लेकिन माइनर डिफरेंस है। सर ये जो लीन है वो कैसे लगाएगा? ये लीन क्यों लगाएगा? लीन कौन लगाएगा? लीन जब लगाता, सर ये क्वेश्चन आया है वो अनपेड सेलर लीन बता रहे हैं ना अनपेड। अच्छा, अनपेड सेलर लीन जब लिख दिया है तो आप यही पहले तो अनपेड सेलर की डेफिनेशन बताओगे, फिर आप यही बताओगे कि अनटिल द डिलीवरी, लाइक जब तक की डिलीवरी नहीं हो जाती है, सॉरी जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता है, लाइक उसको पेड नहीं कर दिया जाता है, तब तक वो डिलीवरी को रोक सकता है। इवन देन डिलीवरी के लिए गुड्स जा भी रहा है तो बीच रास्ते से लाइक उस ट्रांजिट को वो रिटर्न मंगा सकता है। दैट इज अ अनपेड लीन। सर इसमें पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी दे देता है बायर को, उसके बाद क्या राइट होते हैं सेलर के पास? अब देखिए डिपेंड उस पर करता है ना, जैसे अगर सेलर को पैसा मिल गया, जैसे कि मान लो मैं सेलर हूँ आप बायर हो, मेरे को पैसा मिल गया और मैंने गुड्स पास कर दिया आपके पास, तो उस पर मेरा राइट एक तरीके से नहीं रह जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन किया गया वो इस सेंस में किया गया है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने मतलब मान लेते हैं मैं अमेजोन पे एक सेलर हूँ। सर ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन 20 नंबर में आया है, तो ये तो 20 नंबर वाली तो बात ही इसमें नहीं मिल पा अरे रही ये है। सब बात बनती है, उसे एक्सप्लेन करो, ऐसे क्वेश्चन तो और अच्छे रहते हैं, लिखते रहो, अपने थोड़े से थॉट आप इस पे दे सकते हो। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, वही तो बता रहे हैं ना, सुनिएगा कि इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन, जैसे कि होता ये है कभी कभी कि मैं अमेजोन पे एक सेलर हूँ, आपने 500 रुपये दे दिया और एक गुड्स ऑर्डर किया, पेमेंट मेरे को मिल गया और गुड्स मैंने आपके घर पे देने के लिए भिजवा दिया बाई जो वो रहते हैं डिलीवरी वाले रहते हैं। तो पहले का जब ये लॉ बना था, ठीक, तो जब ये लॉ बना था तो उस टाइम डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट ऐसा ये नहीं था कि मैंने डिलीवरी बॉय को भेज दिया। पहले गुड्स कैसे दिया जाता था? हाथों हाथ दिया जाता था, आपको चाहिए तो आप जाके लेके आओ। जब ये एक्ट लॉ बना तो उस टाइम कोई डिलीवरी बॉय ऐसा कोई नहीं रहता था कि आपकी डिलीवरी कोई करे, ठीक। तो उस टाइम ये रूल था कि जैसे मैंने आपको गुड्स हैंड ओवर कर दिया, तब गुड्स आपसे कोई लूट ले
या डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझसे नहीं मतलब। जैसे कि आपने मेरे से एक शर्ट लिया 500 में, आप शर्ट लेके जा रहे हो, तो आपसे कहे चाहे वो कोई शर्ट लूट ले, फट जाए, उस पर कोई कलर डाल दे, कोई भी कुछ भी कर दे, अब वो आपके रिस्क के ऊपर है, वहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। ये आप समझे कि नहीं पहले? यस सर। बट प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है कि पहली सिचुएशन तो ये हो गई कि बायर को ही हैंड ओवर कर दिया गया, तो ऑन द टाइम ऑफ हैंड ओवर, या आप ऐसे कह सकते हो आफ्टर द हैंड ओवर, the responsibility of goods is buyer, not to the seller. लाइक जैसे ही बायर हैंड ओवर किया गया तो किसके रिस्क पे या प्राइमा फेसी रिस्क किसका हो जाता है? बायर का हो जाता है, सेलर का वहीं पे खत्म, ठीक। लेकिन वही अगर ऑनलाइन डिलीवरी की जा रही है, इवन देन सेलर का ही कोई एम्प्लॉई या डिलीवरी बॉय गुड्स लेके आ रहा है, तो उस सिचुएशन में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अदरवाइज जैसे ही बायर को कोई गुड्स हैंड ओवर किया जाता है, तो वहाँ पे बायर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बायर अपनी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो गुड्स सही सिचुएशन अपने घर तक लेके पहुँचे, या उससे कोई छीन ले, या कुछ भी डैमेज हो जाए, दैट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर। इज इट क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर इसमें हाँ, बिफोर एंड आफ्टर दोनों पूछा है बायर का, तो तो वही थोड़ा सा देखिए, एक बार बता दीजिए clear। बिफोर का मतलब क्या हो गया? बिफोर में तो जो पहले मतलब डिलीवरी देने से पहले उसके जो राइट होते हैं, सपोज डिलीवरी नहीं, तो बॉय से वही मतलब कह रहे हैं उसका राइट है। ना, उस टाइम पे बायर नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा ना, आप शॉर्टकट पे समझिए। जैसे कि अब अमेजोन से कोई गुड्स आपका लेके आ रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब हो स्टार्ट होगी ना जब आपको हैंड ओवर किया जाता है। अगर उसने हैंड ओवर किया ही नहीं, वो खुद ही, जैसे डिलीवरी बॉय खुद ही लेके भाग गया, उससे किसी ने छीन लिया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, आप तक नहीं पहुंचा प्रोडक्ट, तो आप तो रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं। बिफोर में तो आप नहीं रिस्पॉन्सिबल हो। आफ्टर के कहने का मतलब है जब आप रिसीव कर लेते हो, तो उसके बाद उस गुड्स का कुछ भी होता है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हो। और अगर आप शॉप पे ही जाके अगर उन चीज़ों को खुद रिसीव करते हो, तो जैसे ही आप रिसीव कर लेते हो, ठीक है, तो रिसीव करने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। आप इसे ना प्रैक्टिकल तरीके से सोचो ना, जैसे आप सेल्स ठीक है में, सर, आ गया समझ में। ठीक है हाँ सर। अब सर नेक्स्ट आगे बढ़िए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, वो एजेंसी वाला ही पार्ट है सर, कि जो एजेंसी जो बताया था आपने। हाँ जी, वही है जो आपने अच्छा, इसमें वो पढ़ा है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वही है। तो इसमें सर वो हम एजेंसी वाला जो है वो सारा एक्सप्लेन कर देंगे कि एजेंसी क्या होती है, डेफिनेशन एंड एसेंशियल ऑफ एजेंसी हाँ जी, रिलेटेड मतलब। सर एक बार पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन भी बता दो आप। देखिए इसमें जो डिसोल्यूशन है पार्टनरशिप का, उसमें मल्टीपल डिसोल्यूशन बताया गया है। ऐसे कंपलसरी है, वॉलंटरली है, बाय कोर्ट है, ओके, जो कि आपकी सेक्शन 39 से लेके 44 तक है। तो वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो कंपलसरी में जैसे कोई बिजनेस लॉस में चलने लगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑप्शनल मतलब वॉलंटरली में क्या होता है कि अब पार्टनर खुद ही बिजनेस से मतलब नहीं करना चाहते, या उससे अब रिटायर लेना चाहते हैं, तो खुद ही कोर्ट के पास जा कर के वो वाइंडिंग अप का या डिसोल्यूशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। बाय कोर्ट में क्या होता है कि जब वो पार्टनरशिप किसी साथ फ्रॉड करती है, या और पार्टनर उसके अगेंस्ट ही फाइल कर देते हैं कि हमारा शेयर नहीं मिल रहा है और पार्टनर्स मेरे पैसे खा जा रहे हैं, ओके, तो ऐसे 3-4 सिचुएशन है जिसमें कोर्ट एक्शन ले सकता है। इवन देन कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में सुओ मोटो भी एक्शन ले सकता है फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, सॉरी, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। सर ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वाला है और ये 32 वाला है ना, ये पार्टनरशिप। करेक्ट। बाकी आप सब देख लेना, पेपर कब है आप सबका? परसों सर।
अच्छे से पढ़ो, बाकी कल का टाइम है, पूछ लेना, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा मैं रिप्लाई कर सर दूंगा। एक ये बता दीजिए सर, एजेंसी क्रिएटेड बाय रेटिफिकेशन ये क्या होता है? देखो रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है ना कि रेटिफिकेशन आप मतलब बता रहे अल्टर हैं कर आप, देना कंपनी को। नहीं, रेटिफिकेशन का मतलब होता है आप किसी के बात को रेटिफाई कर रहे हो, मतलब कि इसे कैजुअल में बिल्कुल आप लो कि किसी से आपने मतलब कोई प्रिंसिपल ऐसे आपके यहाँ आया, आपने ये वाला देखा होगा ना, वो मार्केटिंग वाला काम, लोगों को ऐड करो, ठीक। तो इसमें क्या रहता है हाँ कि सर। एक पर्सन आपके पास आया, तो जो भी आपके पास आया वो आपका प्रिंसिपल हो गया। अब आपको सारी चीज़ें बताया कि ऐसे ऐसे है, ये प्रॉफिट्स है, अब सिर्फ आपको ऐड करना है लोगों को, और आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाता है कि आप बंगले लोगे, BMW लोगे, ऐसे ऐसे, और आप उसकी बातों को मार्केटिंग रेटिफाई करते हो। हाँ, स्ट्रेटजी। अरे उस पे तो गजब गजब की वीडियो बने हैं कि आपको बंगला लेना है ना, करोड़पति बनना है ना, तो आप दो लोगों को नहीं जोड़ सकते। तो सर ये यहाँ भी पर है कि जो रेटिफिकेशन वर्ड यूज किया गया है, ये सिर्फ इतना ही है, मतलब बेसिकली किसी की बातों को, बस वही कह रहे हैं, किसी की बातों पे एग्री करना, दैट इज रेटिफिकेशन। हाँ जी, आप पूछो, मतलब बोलिए। ये रेटिफिकेशन वर्ड यूज किया गया हाँ है, जी, मतलब वो गलत इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करने के लिए और बढ़ा चढ़ा के। ना अप्रूवल, रेक्टिफिकेशन में अप्रूवल, कोई चीज पे उसको अप्रूव कर देना। उसके बारे में मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना। रेटिफिकेशन के अंदर जो जो इसमें लिखा है डेफिनेशन में, उसमें तो सीधा ये बोल रहा है कि बिना एजेंट बने आपका जो है स्टार्ट कर देता, बाद में उसका अप्रूवल आता am I है। audible? हेलो हेलो, यस सर, आ am I रही है audible? आवाज। यस यस सर। यस 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 यस। कह रहे वॉइस आ रही है आप सबको? यस सर, रेटिफिकेशन जी में सर कुछ आ रही है। चीजें भूल हुई है, एक बार क्लियर कर दो सर। वहाँ बताया ना कि उसी चीजों को आप उसी बातों पे आप एग्री, रेटिफिकेशन, और बाकी नोट्स के फॉर्म में आप टाइप कर देना मैसेज मुझे, मतलब एक राइटिंग फॉर्मेट में मैं आपको भेज। बेसिक रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ ऑलरेडी मतलब डन हो गई है, आप उस बात पे रेटिफाई करते हो, लाइक आप उस प्रिंसिपल को मानने के लिए एग्री होते हो, दैट इज अ रेटिफिकेशन। अब ओके, सर एक चीज और पूछना है, जितने कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट और इसमें चल रहे हैं, ये तो दो तीन लाइनों के ही हैं, तो इसको हम तीन तीन चार चार पेज में कैसे लेके जाएंगे? ये तो मैंने आपको शुरू से ही इतना बताया हुआ है ना। आप डेफिनेशन लिखे, एसेंशियल एलिमेंट्स लिखे, उन्हें एक्सप्लेन किए, कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज, हर केस में पार्टीज हैं, चाहे सेल्स हुआ, चाहे पार्टनर हुआ, चाहिए उनको एक्सप्लेन किए। फिर उसमें अगर कुछ और चीज़ पूछा है इंडिविजुअल, जैसे राइट ड्यूटीज़ या जो भी ऐसी चीज़ें पूछी, आप उसको एक्सप्लेन किए। कंक्लूजन आपने लिखे, आप देखना आपके कितने पेजेस होते हैं, वो तो मैंने पहले बताया, राइटिंग एक स्किल है। और नोट्स में आप उसको देखिए, मतलब कैसे हम एक्सप्लेन करते हो, नोट्स में तो लगभग वो 50-60 या मल्टीपल पेजेस के होंगे, आप उसको देखिएगा अच्छे से, उसमें तो एक्सप्लेन करके बताया गया है। ओके, सर इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट जो सेकंड होता है, इसमें पास हो जाते हो वैसे लोग? सब सर देखिए ना, इतना सबको पता रहता है, ये ऐसे सर सब्जेक्ट है पिछले कि ये बार तो बैक सब्जेक्ट, बहुतों का आया है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं वो आया नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि बैक, मैंने बताया था पहले ही, कुछ सब्जेक्ट जो बहुत इजी होते थे, कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, कुछ ऐसे इजी सब्जेक्ट होते हैं जो टारगेटेड रहते हैं, जिसमें बैक लगाते ही लगाते हैं। आप देखिएगा टैक्स रहेगा या वो कम आता है, उसमें नहीं लगेगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों का लगता है, बट इजी सब्जेक्ट में वो फॉर द बिजनेस पर्पज वो लगाते ही लगाते हैं। फिलहाल आप परेशान मत होइए, अपना लिख के आइएगा, पास हो जाएंगे। बाकी किस्मत अपनी अपनी होती है, या उनके मूड के ऊपर होता है। सर ये बैक के एग्जाम रूटीन एग्जाम के साथ में होते हैं या अलग से इनके लिए एग्जाम?